कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की या म्यूचुअल इंडक्शन की। और हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी के करंट पे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। क्लियर है कि भाई प्राइमरी का करंट इंक्रीज करेगा तो प्राइमरी का तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा ही करेगा, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है। सेकेंडरी का फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, और प्राइमरी का करंट डिक्रीज होगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा कैपिटल M, और इस कैपिटल M को हम पता क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज देखना कि हमें पता है कि सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो फेराडे अंकल को याद करेंगे। तो यहां पे देखना, अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ, कि पहली बात प्राइमरी का करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ सेकेंडरी का E2 कैसे निकालेंगे, तो माइनस का d φ2 बाई dt, यही बताया था फेराडे अंकल ने। इक्वेशन नंबर 2, 1 को किसके अंदर पुट कर देंगे, 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ आ जाएगा E2, वो आएगा माइनस का dy बाई dt MI1, और यहाँ से M बाहर आ जाएगा तो ये आएगा माइनस का M dI1 बाई dt। तो M की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का E2 dI1 बाई dt। देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है, बस वहां पे E और di बाई dt था, यहाँ 1-2 लगा रखे हैं। 1-2 इसलिए लगा रखे हैं कि प्राइमरी का करंट चेंज होगा प्राइमरी में, तभी तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होकर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी का ये ईएमएफ होने वाला है और प्राइमरी के अंदर करंट चेंज होने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या आ गया कि सेकेंडरी का ईएमएफ E2 डिवाइड बाय क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। और अगर इसकी भी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होने वाली है, हेनरी, या फिर क्या लिखोगे, M बराबर φ2 बाई I1। तो φ2 वेबर, I1 एम्पियर, यानी क्या लिख सकते हो, वेबर पर एम्पियर। बताओ समझ में आ, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। 2 फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं, M बराबर φ2 बाई I1 या φ बाई I भी लिख सकते हो, और M बराबर माइनस का E2 dI1 बाई dt या माइनस E di बाई dt भी रख सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पहली कॉइल का करंट चेंज होगा तो दूसरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। देखो नेक्स्ट हमें बात करनी है इसके अंदर कि म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर भी लिख सकते हैं जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में कितना होगा, यूनिटी होगा। कि आपके पास जो फॉर्मूला आया कैपिटल M का, वो क्या आया, माइनस का E2 dI1 बाई dt। अगर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू अगर यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, कि प्राइमरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो सेकेंडरी के ईएमएफ के इक्वल होगा, सेकेंडरी के अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके इक्वल होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इससे भी हमें डिफाइन करना है 1 हेनरी। तो देखो M की वैल्यू आपके पास है माइनस का E2 dI1 बाई dt। माइनस का साइन तो सिर्फ लेंस लॉ की वजह से है। यहां से अगर आप देखोगे तो ये 1 हेनरी कब होगा, जब सेकेंडरी के अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा और प्राइमरी में कितना करंट चेंज कराने पर, 1 एम्पियर पर सेकंड के अंदर। कि प्राइमरी के अंदर 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से 1 वोल्ट ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या बोल देंगे, 1 हेनरी बोल देंगे। क्लियर है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ EMF of 1 volt is induced in the secondary coil provided rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। क्लियर है यहां तक। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस।